नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो इकोसिस्टम खुश है उसको कैसे झटका लगा। मोदी योगी का हिसाब क्लियर, बुलडोजर नहीं रुकेगा। जो सोच रहे हैं बुलडोजर रुकने वाला इस फैसले के बाद, वो गलतफहमी में है। बुलडोजर पर बड़े फैसले की वो बातें जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम का माहौल बिगाड़ देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहां कहां बुलडोजर चलाने की परमिशन दे दी, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पर चला? सच्चाई क्या निकली, इसका हिसाब किताब बताऊंगा। इसके अलावा राहुल को धक्का जो मोदी की सरकार गिराने वाले थे, वही कैसे मोदी के पैर छूने लगे। गडकरी, फडणवीस, सीएम शिंदे सबके हेलीकॉप्टर पर छापे पड़े तो क्या निकला। झारखंड में पहले राउंड की वोटिंग खत्म हुई तो किसके लिए बम्पर वोटिंग की खबर आ रही है। अखिलेश के गढ़ करहल में मामला टाइट है। यादव भी कैसे मोदी योगी जप रहे हैं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। इसके अलावा मोदी ट्रंप की जोड़ी का पहला रिजल्ट आया। वो जस्टिन ट्रूडो ने खुद खालिस्तानियों को ठोकना शुरू कर दिया है क्या? ट्रंप का बड़ा ऐलान, मोदी मॉडल पर चलेगी अमेरिका की सरकार। ट्रंप ने ऐसी टीम बनाई कि भारत की बम बम, लेकिन पाक चीन की टेंशन हाई है। आज इसका चैप्टर भी खुलेगा। और साथ ही भारत गजब बढ़ा रहा है हथियारों का जखीरा। मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है? भारत का वो हथियार जिसका एक बटन दबाया समझो चीन पाक दोनों को निपटाया, आज वो हथियार भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ के मामले में ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 बांग्लादेश के नागरिक हैं। घुसपैठ के मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। चारों आरोपी कोलकाता लाए गए हैं पकड़कर। कल ही इस मामले में ईडी ने बंगाल और झारखंड में छापे मारे थे और ईडी की जांच में पता चला कि बंगाल और झारखंड में घुसपैठ का सिंडिकेट चल रहा है। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर राजनीति तेज हो गई है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आज सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पोस्टर लगाए जिसमें लिखा था, न बटेंगे न हटेंगे। प्रदर्शन में शामिल कुछ छात्रों को पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार छात्रों में कई समाजवादी पार्टी के समर्थक भी हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की डिमांड है कि पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में कराई जाए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने फ्लैट में गांजा की खेती करने वाले को गिरफ्तार किया। बताइए, फ्लैट में ही गांजे की खेती कर रहा था। आरोपी पिछले 4 महीने से प्रीमियम गांजा गमलों में उगा रहा था और गांजे को डार्क वेब के जरिए सप्लाई करता था। नारकोटिक्स और पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी में यह खुलासा हुआ। आरोपी ने पूरे फ्लैट को गांजे की नर्सरी बना रखा था। कमरों में 50 से ज्यादा गमलों में गांजा उगाया हुआ था। फ्लैट के अंदर धूप की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल लाइट्स का उपयोग किया गया। पटना के शास्त्री नगर में शेल्टर होम में खिचड़ी खाने के बाद 2 लड़कियों की मौत हो गई। 9 लड़कियों की हालत गंभीर है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना के डीएम ने मामले की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। इस शेल्टर होम में करीब 35 लड़कियां हैं। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश इकोसिस्टम को कैसे झटका लगा। मोदी योगी का हिसाब क्लियर, बुलडोजर नहीं रुकेगा। बुलडोजर पर बड़े फैसले की वो बातें जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम का माहौल बिगाड़ देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहां कहां बुलडोजर चलाने की परमिशन दे दी। क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पर चला? सच्चाई क्या निकली? सबसे पहले इसका चैप्टर। बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम करने वाला इकोसिस्टम ऐसा माहौल बनाने लगा कि जैसे आज के बाद बुलडोजर कभी चल ही नहीं पाएगा। कुछ लोग तो यह कहने लगे कि योगी का बुलडोजर अब गैराज में खड़ा होगा। कुछ लोग कहने लगे कि बांटने काटने वालों को सुप्रीम कोर्ट से संविधान का थप्पड़ पड़ा है। लेकिन इन लोगों की दिक्कत यही, बिना किसी बात को पूरी तरह से जाने समझे सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना। 10 साल से ये लोग यही तो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और कर क्या रहे हैं? 10 साल से ये नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े। मोदी विरोध के चक्कर में ये लोग किसी भी बात को लेकर हवा में उड़ने लगते हैं। बात होती कुछ और है और बताई कुछ और जाती है। जैसे वो छोटा बच्चा नहीं अभिनव, उसकी लाइन बड़ी वायरल है, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई। वैसा ही वाला हिसाब इस खबर में भी हो गया। लेकिन मोदी योगी को फर्क नहीं पड़ता।
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी बात क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज के बाद वाकई बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा, आज आपको पाठशाला में ये डिटेल में समझना चाहिए। लेकिन पहले एक बात और भी समझ लीजिए कि जो लोग आज बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाच रहे हैं, ये वही लोग हैं जो दिन रात जुडिशरी को कोसते हैं। आज अपने मन मुताबिक फैसला इनको लग रहा है कि आ गया तो सलाम ठोक रहे हैं, लेकिन अभी बताऊंगा कि इनके मन मुताबिक भी फैसला नहीं है। ये वही लोग हैं जिनके मनमर्जी का कोई फैसला नहीं आता तो ये कहने लगते हैं कि मोदी ने सेटिंग कर ली जुडिशरी में। जुडिशरी क्या, हर इंस्टीट्यूशन को ये लोग ऐसे कहते हैं जैसे खत्म हो गया मामला। लेकिन आज न्यायपालिका को एक दिन के लिए ही सही इन लोगों ने सर्टिफिकेट तो दिया कि भाई जुडिशरी किसी के प्रेशर में काम नहीं करती। मोदी विरोध का एजेंडा चलाने वाला इकोसिस्टम आज बहुत खुश है। आज वो बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जमकर तारीफ हो रही है। यानी इनके मुताबिक आज के दिन जुडिशरी ना नरेंद्र मोदी के दबाव में आई, ना लोकतंत्र खतरे में है और ना संविधान खतरे में, क्योंकि जैसा ये चाह रहे थे इनको लग रहा है वैसा फैसला आ गया। अभी मैं बताऊंगा फैसला आया क्या है। देश में कोई भी बुलडोजर एक्शन कैसे होगा, उसके क्या नियम होंगे, इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के लिए गाइडलाइन बनाई है। कोर्ट ने बुलडोजर चलाने को लेकर अपने फैसले में जो बड़ी बात कही, पहले उन्हें सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाए जाने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाए। कोई भी सरकारी अधिकारी मनमाने तरीके से बुलडोजर चलवाएगा तो उस पर एक्शन होगा। किसी के सिर्फ आरोपी भर होने से किसी का घर तोड़ा जाता है तो यह संविधान के खिलाफ है। लेकिन सार्वजनिक जगहों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन नहीं रुकेगा, चाहे वो धार्मिक स्थल ही क्यों ना। सरकारें जज नहीं बन सकती जो किसी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने का फैसला दे दे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मोटे मोटे नियम सेट कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट और क्या कहता, मुझे यह बताइए। अगर किसी के घर पर मान लीजिए कि गलत बुलडोजर चला, अवैध अतिक्रमण नहीं था, बिना नोटिस के चल गया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता कि बहुत अच्छा किए। अरे सुप्रीम कोर्ट वही बात कह रहा है जो बेसिक बातें हैं कि भाई एक नोटिस दो, ये प्रक्रिया बना दी, ये सब फॉलो कर लेना मिलके। लेकिन मोदी विरोध में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि फैसला तो मोदी योगी की जोड़ी के लिए बड़ा झटका है, ये बताने लगे लोग। इस फैसले के बारे में कहा जा रहा है कि आज के बाद योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल ही नहीं पाएगा, बुलडोजर मॉडल कभी गरज नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लक्ष्मण रेखा खींच दी, ऐसी बातें कही जा रही। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा क्या किया जा रहा है, फिर आपको विस्तार से समझाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं बुलडोजर एक्शन नहीं रोका है। कांग्रेस कह रही है कि देश बुलडोजर से नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गैराज में खड़ा हो जाएगा। मायावती ने कहा कि बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जो बांट रहे थे, काट रहे थे, बुलडोजर चला रहे थे, तभी सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक थप्पड़ अपने आज के वर्डिक्ट से जड़ दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उम्मीद है कि कोर्ट राज्य सरकारों को मुसलमानों और अन्य हाशिए के समूहों को सामूहिक रूप से दंडित करने से रोकेंगे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उम्मीद है कि अब बुलडोजर जस्टिस पर ब्रेक लगेगी। यानी सबने माहौल बना दिया कि बॉस, सुप्रीम कोर्ट ने तो बीजेपी की सरकारों को ही ठोक दिया और आज के बाद यूपी, एमपी, गुजरात किसी भी बीजेपी शासित राज्य में बुलडोजर नहीं चल पाएगा। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि ये लोग जो माहौल बना रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, खबर थी क्या और आपको बताई क्या गई। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लाइनें क्या कही वो अखिलेश यादव ने बता दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे फैसले में क्या कहा वो हम बताएंगे।
पूरा इंडी गठबंधन और मोदी योगी विरोधी इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को योगी आदित्यनाथ से कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि योगी का बुलडोजर मॉडल बड़ा फेमस है। लेकिन सच तो यह है कि कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहीं नहीं कहा कि अब देश में बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि एक काम करो, बुलडोजर गैराज में खड़ा कर दो। फैसले में कहीं यह नहीं कहा गया कि अब यूपी में योगी आदित्यनाथ कभी बुलडोजर नहीं चलवा पाएंगे। फैसले में कहीं यह नहीं कहा गया कि अगर यूपी में कोई बुलडोजर चलेगा तो योगी सरकार पर एक्शन हो जाएगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो अकेले यूपी के लिए हैं भी नहीं, वो पूरे देश के लिए हैं। और फैसले में यह भी नहीं कहा गया कि योगी गलत बुलडोजर चला रहे थे इसलिए हमको ये नियम बनाने पड़ रहे हैं। कहीं यह सब नहीं हुआ है बॉस। उल्टे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तो यूपी सरकार की तारीफ हुई है। मैंने कहा ना, खबर कुछ और थी, बताई कुछ और गई। वही वाला हिसाब है। जो इंडी गठबंधन बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पूरी ताकत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेर रहा है, उसे यह पता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी सरकार के स्टैंड की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कुछ दिन पहले कि नियमों के आधार पर ही प्रॉपर्टी को ढाया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो यूपी सरकार की तरफ से लिए गए स्टैंड की प्रशंसा करते हैं। और यूपी सरकार ने कहा कि हम यही कर रहे हैं बॉस, नियम ही फॉलो कर रहे हैं। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा है अपने जजमेंट में कि अरे ये तो बड़ा गलत हो रहा है यूपी में, या बड़ा गलत हो रहा है। कहीं किसी राज्य का इस तरह से नाम नहीं लिया। इसलिए आप देखिए कि बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार की जो प्रतिक्रिया आई है उसमें भी यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो स्वागत योग्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह मामला उत्तरी दिल्ली नगर निगम और जमीयत उलमाए हिंद का था। लेकिन इसके बावजूद यह फैसला व्यापक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि अच्छे शासन की पहली आवश्यकता कानून का शासन होना है। कानून का शासन सभी पर लागू होता है। इस फैसले से अपराधियों का कानून के प्रति भय बढ़ेगा, जिससे माफिया तत्वों और संगठित पेशेवर अपराधियों पर नियंत्रण करना आसान होगा। यानी योगी आदित्यनाथ ने, उनकी सरकार ने क्लियर कर दिया कि अपराधियों पर एक्शन होता रहेगा, बुलडोजर नहीं रुकने वाला बॉस। खुद यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोर्ट ने बुलडोजर पर कोई रोक नहीं लगाई है। सुनिए ओपी राजभर को। कि सरकार कोई ऐसा काम नहीं करती है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। जो उनका आदेश है उसका हम लोग पालन करेंगे। किसी की निजी संपत्ति अगर कोई गलत तरीके से कब्जा कर ले तो उसको तो अगर आदेश होता तो उसको तो खाली कराना पड़ेगा, अधिकारी को भी काम करना पड़ता है। अब रेलवे की जमीन अगर कोई कब्जा कर ले और रेलवे को आवश्यकता बढ़ गई तो फिर इसको तो खाली कराना पड़ेगा भाई। कोर्ट ने ये थोड़ा कहा है कि आप कार्रवाई मत करिए। कोर्ट ने तो ये जो कहा गाइडलाइन दिया है, तो कोर्ट तो ये कह रही है कि आप विधिक तरीके से आप उसको नोटिस दीजिए, उसका जो है कार्रवाई हो, बाकायदे नियम कानून के तहत कार्रवाई हो। रोक नहीं लगाया है, ठीक बात है, हाल रोक नहीं है। रोक नहीं है। नियम कानून संविधान के दायरे में रह करके काम करने के लिए कहा है। हम लोग संविधान के दायरे में काम भी करें। और इसीलिए यह बार बार कहा जा रहा है कि भाई मोदी योगी का हिसाब हमेशा क्लियर है। वो इकोसिस्टम के दबाव से फर्क उन पर नहीं पड़ता। इकोसिस्टम अभी क्या कह रहा है उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि अब यूपी में बाबा का बुलडोजर गैराज में खड़ा हो जाएगा, तो उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यूपी में बाबा का बुलडोजर कैसे चलता रहे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी को ढहाने के लिए बुलडोजर एक्शन पर उन्होंने जो भी गाइडलाइंस दी हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे को हटाने पर लागू नहीं हो। यानी सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन या नदी किनारे कोई अतिक्रमण है तो हटेगा बॉस, बुलडोजर चलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। या ऐसे केस में जहां कोर्ट ने आदेश दिए हैं वहां अतिक्रमण की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं होगी। यानी कुछ जगह तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने बता दी कि वहां चलेगा बुलडोजर, तो बुलडोजर कैसे गैराज में खड़ा होगा। अब दूसरी जगह भी कैसे बुलडोजर चलेगा आपको यह भी बताता हूं। देश भर में अतिक्रमण हटाने को लेकर और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की उसके मुताबिक अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाए। घर खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए।
जिसकी प्रॉपर्टी है उसे रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा जाए और घर के बाहर नोटिस चिपका भी दिया जाए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने के लिए वक्त दिया जाए। अवैध कब्जा हटाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाए। यह भी बताया जाए कि प्रॉपर्टी को गिराना ही अंतिम विकल्प क्यों है। नोटिस जारी होने के 15 दिन के अंदर अनाधिकृत संरचना को खुद ही हटाने का मौका दिया जाए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए। गाइडलाइंस का पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति को अपनी लागत पर वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। यानी कोर्ट ने कहीं भी बुलडोजर एक्शन नहीं रोक दिया 100%। उन्होंने कहा कि भाई एक काम कीजिए, पहले नोटिस दे दीजिए, उसको सुन लीजिए, उसके बाद गिराने लायक लगे तो गिरा दीजिए। इसमें क्या गलत कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? एकदम सही कहा है। और यूपी सरकार कोर्ट में खड़े होकर कह रही है कि हम यही करते हैं सर, हम तो नोटिस देते आए। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की उसका पालन तो यूपी सरकार पहले से कर रही है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण आपको बहराइच का बताता हूं। अभी बहराइच के महाराजगंज में अवैध कब्जे को हटाने से पहले प्रशासन ने उन सभी प्रॉपर्टी को नोटिस जारी की। इन प्रॉपर्टी के बाहर बकायदा नोटिस चिपकाया गया। देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। क्योंकि यह मामला अभी हाईकोर्ट में है, इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। तो नोटिस देना, नोटिस चिपकाना, कोर्ट में खड़े होकर यूपी सरकार के वकीलों ने बताया भाई कि सब देखिए, इस मामले में तो हमने तब से दे रखा है, एक मामले में तो 2022 से दे रखा था। लेकिन आप यह भी देखिए कि एक तरफ ये लोग अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट चले गए, दूसरी तरफ खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को खाली भी कर रहे हैं, वहां से सामान हटा चुके हैं, अवैध कब्जे को खुद हटा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का डर दिखाकर मनमानी कर रहे हैं, तो खुद अपना सामान क्यों हटा रहे हो भाई? वो भी तब जब हाईकोर्ट में केस चल रहा है। इसका मतलब अंदर ही अंदर पता है ना भाई कि ये गड़बड़ मामला है मेरा, आज नहीं तो कल टूटेगा। तो यही तो योगी सरकार कहती है कि भाई आज नहीं तो कल अतिक्रमण किया है तो बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी सरकार किसी भी तरह से बैकफुट पर नहीं। बहराइच के मामले में भी जब अतिक्रमण करने वाले हाईकोर्ट गए तो योगी सरकार न घबराई, न कोई नरमी दिखाई। हाईकोर्ट में भी सरकार ने टफ स्टैंड लिया और कहा कि अवैध निर्माण तो किसी भी कीमत पर हटेगा। इस मामले में यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें 23 लोगों को नोटिस जारी करने को उचित ठहराया गया। हलफनामे में यह भी कहा गया कि सड़क किनारे से अवैध कब्जा हटेगा तो इलाके में रहने वाले लोगों का ही फायदा होगा। किस नियम के तहत लोगों को नोटिस भेजा गया है, यह भी हलफनामे में बताया गया। कहा गया कि अवैध कब्जा इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि यह निर्माण यूपी सड़क किनारे भूमि नियंत्रण नियम 1964 के नियम 7 का उल्लंघन करके किया गया। अच्छा, सिर्फ बहराइच का केस नहीं है, इससे पहले भी यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें यूपी सरकार की तरफ से दो टूक वही बात कही गई जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जैसे पिछली सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने एसजी तुषार मेहता ने कहा था बुलडोजर एक्शन के मामले में कि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पत्थरबाजी के आरोपियों का घर तोड़ दिया गया, जबकि उन्हें बुलडोजर कार्रवाई से सालों पहले ही डिमोलिशन का नोटिस दिया जा चुका था। एसजी ने यह भी कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, कि एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जिससे लगे कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। यूपी सरकार के वकील ने दावा किया था कि वो ये साबित करते हैं कि जिनके भी घर बुलडोजर चला है उन्हें बहुत पहले नोटिस दिया जा चुका था। यूपी सरकार ने हलफनामा देकर यह स्पष्ट किया था कि बुलडोजर से जुड़ी कोई भी कार्रवाई का आधार कभी भी यह नहीं हो सकता कि प्रॉपर्टी का मालिक किसी अन्य अपराध में आरोपी है, इसलिए उसका घर गिरा। यानी यूपी सरकार कह रही है भाई, कोर्ट में खड़े होकर स्टैंड लेकर कह रही है कि हमने एक भी घर ऐसा नहीं गिराया है जिसमें पहले नोटिस ना दिया। तो वो तो वही गाइडलाइन फॉलो कर रही है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने देश के लिए बनाया। यही आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया और कोर्ट ने भी यही कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। तो क्या अलग है इसमें? क्या अलग हुआ है? मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा कि बुलडोजर एक्शन कैसे रुक जाएगा और बुलडोजर कैसे गैराज में खड़ा हो जाएगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर इंडी गठबंधन योगी सरकार पर यह आरोप लगाता है कि बुलडोजर की कार्रवाई धर्म देखकर होती है या सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होती है, जबकि ये दोनों आरोप भी सही नहीं है। आप देखिए, यूपी में बीजेपी नेताओं के घर पर एक बार नहीं कई बार बुलडोजर चला है, बीजेपी नेताओं के, और इसकी लंबी लिस्ट है। जनवरी 2023 में यूपी के ललितपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जैन बजाज के मकान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। जून 2022 में बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चल चुका है, तब तो किसी ने छाती नहीं पीटी। जुलाई 2022 में यूपी के बरेली में बीजेपी के पूर्व नेता योगेश पटेल के अवैध बारात घर पर भी बुलडोजर चला था।
अगस्त 2022 में वाराणसी में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अखंड सिंह के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इसी तरह अगस्त 2022 में नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले बीजेपी के तत्कालीन नेता श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चला था। तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के यहां बुलडोजर चल गया, तब तो किसी ने नहीं कहा कि अरे ये बुलडोजर क्यों चल रहा है, ये बुलडोजर का न्याय नहीं होना चाहिए। भाई वहां अतिक्रमण था, हटा दिया, वो बीजेपी का नेता हो या कोई हो। बुलडोजर एक्शन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो ओवैसी ने मुसलमानों से जोड़ दिया, कहा कि उम्मीद है कि अब मुसलमान को बुलडोजर वाली सजा नहीं मिलेगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है वो भी आपको दिखाता हूं। बहराइच में जिन 23 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिला है उसमें 4 हिंदू परिवार भी, तो सिर्फ मुसलमानों पे कैसे हो रहा है। मार्च 2022 में कानपुर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चला था। इसमें भूमाफिया विष्णु कुमार यादव उर्फ पंगू यादव ने जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया था, तो वो तो हिंदू था। अप्रैल 2022 लखनऊ में मनीष गुप्ता हत्याकांड केस में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के मकान पर बुलडोजर चलाया गया था। तो जगत नारायण सिंह मुसलमान तो नहीं है। यानी योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई में धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा, और इसकी भी लंबी लिस्ट। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो नैरेटिव है ना कि धर्म देख के हो रहा है, विपक्ष के लोगों पे हो रहा है, विपक्ष का साथ देने वालों पर हो रहा है, बॉस ये नैरेटिव ठीक नहीं है। नैरेटिव ये है कि भाई जिसने गलत किया, अतिक्रमण किया, उस पर बुलडोजर चल रहा है। और अगर उस बुलडोजर का खौफ है तो वो खौफ अपराधियों के अंदर है, सामान्य आदमी के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। आपके घर पे चला है बताइए। जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि गलत तरीके से बुलडोजर एक्शन पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो हर कोई चाहेगा कि मनमाना बुलडोजर नहीं चले। अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा, प्रशासन जज न बने, अधिकारी जज न बने, अदालत का काम अदालत को करने दें। यह बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका एक पहलू कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भाई अधिकारी को तो जज नहीं बनना चाहिए। यह एकदम सही बात है, 100% सही। लेकिन जो जज इस देश में बने हुए हैं उनसे भी तो एक निवेदन है कि सर आप लोग भी तो देखिए कि इस देश में न्याय व्यवस्था आपके हाथ में है और अदालतों में लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, आपको सुनना चाहिए। अधिकारी को जज नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन जो जज ऑलरेडी बने हैं उनके पास कितने केस पेंडिंग हैं, जरा पेंडिंग केस देखिए, कितने मामले लंबित हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में अकेले 82,397 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 82,000 सुप्रीम कोर्ट में। इसी तरह से आप हाई कोर्ट में देखिए, हाई कोर्ट में पेंडिंग केस हैं 61,01,766 केस पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइएगा, लोअर कोर्ट में, वहां पेंडिंग केस सुनिएगा तो चक्कर आ सकता है, बैठ जाइए। वहां 4,51,00,000 और 89,832 केस पेंडिंग है लोअर केस में। 4.5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है बॉस, और सब मिला दीजिए तो करोड़ों केस पेंडिंग है इस देश के अंदर। तो सवाल उठता है सर कि अधिकारी को जज नहीं बनना चाहिए, लेकिन जो न्याय व्यवस्था हमारे देश के अंदर है, अगर वहां करोड़ों केस पेंडिंग रहेंगे तो अपराधियों के मन में खौफ कैसे बैठेगा सर, नजीर कैसे पेश होगी। बुलडोजर एक्शन होता है, इस पर एक इकोसिस्टम को दिक्कत हो जाती है। एनकाउंटर होता है, इस पर ह्यूमन राइट्स वाले छाती पीटने लगते हैं। कहीं पर कोई कार्रवाई हो, उसमें यह हिसाब होता है कि भाई ये कैसे हो गया, इसका धर्म देखा, इसका वो देखा, यह सब होने लगता है। और जब मामला कोर्ट में जाता है तो वहां सालों साल अटका रहता है। बड़े बड़े अपराध करके लोग बेल पर बाहर घूम रहे हैं। एक बड़े सवाल पर विचार होना चाहिए कि अपराधियों में खौफ कैसे पैदा होगा अगर उसको यह पता है कि आज मैं अपराध करूंगा, ना बुलडोजर एक्शन हो सकता है, ना इनकाउंटर एक्शन हो सकता है, ना कोर्ट में केस जाएगा तो मुझे अभी सजा मिलनी है, ये तो सालों साल चलना है, और बेल तो मिली जाएगी क्योंकि बेल अधिकार है।
मैं नहीं कह रहा कि इनकाउंटर कर दो सबका, बुलडोजर चला दो सब पर, लेकिन कोई तो व्यवस्था हो कि अपराधियों के मन में डर हो या आम आदमी अपराधी से डरकर बैठा रहेगा। इस पर भी विचार होना चाहिए। फिलहाल सच यह है इस खबर के बाद कि बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक नहीं है। गाइडलाइंस बनी है, फॉलो कीजिए, बुलडोजर चलाइए वाला हिसाब है। जो गलत है बुलडोजर चलेगा, जो सही है उसमें बुलडोजर नहीं चलेगा। यही व्यवस्था पहले थी, अब भी। अवैध अतिक्रमण तो गिरेगा, लेकिन क्या मोदी सरकार गिरेगी? पाठशाला में अगली क्लास। राहुल गांधी को धक्का, जो मोदी की सरकार गिराने वाले थे वही कैसे मोदी के पैर छूने लगे हैं। गडकरी, फडणवीस, सीएम शिंदे सबके हेलीकॉप्टर पर छापे पड़े तो क्या मिला? झारखंड में पहले राउंड की वोटिंग में किसके लिए बंपर वोटिंग हुई? और अखिलेश के गढ़ करहल में मामला टाइट है। यादव भी कैसे मोदी योगी जप रहे हैं, अब इसका चर्चा। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सीटें कम क्या हुई? कुछ लोग आए दिन मोदी सरकार गिरा रहे हैं। आए दिन 4 जून के बाद से रोज ही गिरा रहे हैं कि अभी जुलाई में गिर जाएगी। अच्छा, जुलाई निकल गया, अब अगस्त में गिर जाएगी। अच्छा, अगस्त भी निकल गया, तो सितंबर में काम करते हैं, गिरा देते हैं। अच्छा, नहीं गिरी, अक्टूबर नवंबर कभी तो गिर जाएगी। कुछ लोग तारीख तक बता दे रहे हैं कि इस महीने की इस तारीख को मोदी सरकार गिर जाएगी। ये लोग ये भी बताते थे कि मोदी सरकार कौन गिराएगा, लेकिन जब से हरियाणा में इनके अरमान टूटे तब से ये सब बंद हो गया। ऊपर से एक बड़ा धक्का आज इनको तब लग गया जब जिनके आश्रय ये मोदी सरकार गिराने के सपने देख रहे थे वही आज मोदी के पैर छूने लगे। आज जिस तरह से नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए, मंच पर आप तस्वीर देखिए बॉस, नीतीश कुमार ने आज नरेंद्र मोदी के फिर पैर छू लिए। एक बार वहां संसद में छुए थे, तब लोगों ने कहा था कि अभी तो नई सरकार बनी है इसलिए। और यही नीतीश कुमार को लोग कह रहे थे कि पलटू राम है, यही देखिएगा मोदी जी को धक्का देंगे, गिरा देंगे सरकार। अरे बॉस, वो तो मंच पे जाके मोदी के पैर छू रहे हैं। आज उन सारे लोगों के साथ मोए मोए हो गया जो सोच रहे थे कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल सरकार गिरा देंगे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में 3-4 महीने से यही लोग लगे हुए थे। यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हिल गया, मोदी साइलेंट मोड में चले गए। इंडी गठबंधन ने यह भी हल्ला मचाया कि पीएम मोदी तीसरे टर्म में कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। यहां तक कहा गया कि मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, और तो और कई बार तो सरकार गिरने की तारीखें तय कर दी गई। फिर कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी तो नायडू और नीतीश कुमार पर टिकी है और पीएम मोदी को सरकार बचाने के लिए उनकी सभी मांगे माननी ही पड़ेंगी। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। इंडी गठबंधन और उसके इकोसिस्टम के सारे अरमानों पर नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह पानी फेर दिया। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर से इंडी गठबंधन और उसका इकोसिस्टम धुआं धुआं हो रखा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर एक जबरदस्त तस्वीर ये आई। दरभंगा में अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी मंच पर बैठे थे। जैसे ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे तो पीएम मोदी के पैर छूने लगे झुक के, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि दोनों ऑलमोस्ट सेम एज। हालांकि पीएम मोदी ने बड़प्पन दिखाते हुए उनके हाथ पकड़ लिए, उनको रोक दिया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने बगल की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए। इससे पहले जून में जब एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई थी, तब भी नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए थे। एक और तस्वीर देखिए, यह तस्वीर लोकसभा चुनाव प्रचार की है, जब पीएम मोदी नवादा में रैली के लिए गए थे। वहां पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छू लिए थे। जब नेताओं के बीच इस तरह से पर्सनल कनेक्ट हो तो फिर किसी तरह की खटपट की गुंजाइश कम दिखती। अभी तो नहीं दिख रही, किसी के इधर उधर जाने का सवाल अभी तो नहीं दिख रहा। यहीं तो आज पैर छुएंगे, कल पैर खींच देंगे। इंडी गठबंधन वाले तो इसी के भरोसे बैठे थे कि एनडीए में कहीं कोई खटपट हो, उनको मौका मिले। अब तो लग नहीं रहा कि मौका मिल रहा जल्दी। इंडी गठबंधन वालों को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी तो नीतीश कुमार या नायडू के सामने सरेंडर कर देंगे, लेकिन यह तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी झुकने वाले नेताओं में नहीं। इसलिए नीतीश नायडू के समर्थन से सरकार चलाने के बावजूद उनके तेवर वही हैं जो पहले थे। वो धाकड़ तरीके से सरकार चला रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, एक एक करके सारी गारंटी पूरी कर रहे हैं। एक ऐसी गारंटी का जिक्र आज पीएम मोदी ने दरभंगा में किया, जहां वो एम्स का शिलान्यास करने के लिए गए थे। पीएम मोदी ने यहीं पर बताया कि कैसे 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए उन्होंने 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की जो गारंटी दी थी उसको पूरा कर दिया। सुनिए आप। चुनाव के समय मैंने आपको गारंटी दी थी कि 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं
उन सबको भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। मैंने अपनी ये गारंटी पूरी कर दी है। नरेंद्र मोदी का गारंटी कार्ड चल रहा है तो इंडी गठबंधन अपने विक्टिम कार्ड में ही फंसा हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को देख लीजिए। चुनाव आयोग की टीम ने उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग क्या कर ली। उद्धव ठाकरे ने आसमान सिर पर उठा लिया था। पहले तो उन्होंने चेकिंग करने वाले कर्मचारियों को धमकाया, उनसे आई कार्ड अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने को कहा, फिर खुद पूरी घटना का वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया और चुनावी रैली में इस घटना को इस तरह पेश करने की कोशिश की जैसे भारत के चुनाव के इतिहास में वही इकलौते नेता जिनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग हुई। उद्धव ठाकरे ने हेलीकॉप्टर की चेकिंग को चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश की। हमने आपको कल ही बताया था कि कोई नई बात नहीं है। महाविकास अघाड़ी की दूसरी पार्टियां भी उनके समर्थन में उतर आई। शरद पवार ने कहा यह सत्ता का गलत इस्तेमाल है। सत्ता में बैठे लोगों का एक ही एजेंडा है, विपक्ष को परेशान करना। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा बाल ठाकरे के रहते कभी इस तरह की चेकिंग नहीं की गई। यह ठाकरे परिवार को अपमानित करने की कोशिश है। उधर कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर की चेकिंग का गुजरात कनेक्शन निकाल दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा अगर वक्त रहते ठीक ढंग से चेकिंग हुई होती तो महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज गुजरात नहीं गई। यानी सब बोरिया बिस्तरा लेकर चढ़ गए कि भाई अरे ये तो गजब ही हो गया। इंडी गठबंधन के जो नेता उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग पर माहौल बनाने में जुटे, उन्हें अब कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां चुनाव आयोग के अधिकारी सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग कर रहे हैं। इस दौरान सीएम शिंदे का पारा उद्धव ठाकरे की तरह कतई हाई नहीं हुआ। वो जांच के दौरान चुनाव आयोग की टीम का सहयोग करते हुए नजर आए। देखिए वो चुपचाप खड़े हैं, देख रहे हैं हाँ कर लो चेकिंग कर लो। और उन्होंने उद्धव की तरह अपने कैमरे से इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं की। सीएम के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हो रही है। इसी तरह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी अपने हेलीकॉप्टर की चेकिंग का एक वीडियो जारी किया। सीएम डिप्टी सीएम के बाद इसी तरह बीजेपी ने भी देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो जारी किया जिसमें एयरपोर्ट पर चुनाव आयोग के अधिकारी उनकी चेकिंग करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं, उनकी भी चेकिंग हो रही है। तो हर तरफ से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां सबकी चेकिंग होती है। कल लातूर में चुनाव आयोग की टीम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उनके हेलीकॉप्टर की भी तलाशी हुई कि दिखाइए जरा क्या लेकर जा रहा है। क्या ही तूफान आ गया। और शायद ये तस्वीरें आती भी नहीं अगर कल उद्धव ठाकरे ने इतना हंगामा ना किया होता। पुणे में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के हेलीकॉप्टर की भी जांच की गई। ये तो 12 नवंबर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। हेलीकॉप्टर की चेकिंग पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग ने इसकी वजह साफ की। चुनाव आयोग के मुताबिक 6 नवंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक चुनावी राज्यों में चेकिंग के दौरान 550 करोड़ से ज्यादा का कैश, शराब, ड्रग्स और दूसरा सामान जब्त हुआ। अकेले महाराष्ट्र में 280 करोड़ से ज्यादा का कैश, शराब और दूसरा सामान बरामद किया जा चुका है, जबकि झारखंड में 150 करोड़ से ज्यादा की जब्ती हुई। साल 2019 के विधानसभा चुनावों की तुलना में महाराष्ट्र और झारखंड से हुई यह बरामदगी करीब 3.5 गुना ज्यादा है। ऐसे में चुनाव आयोग की दलील है कि उसकी कोशिश निष्पक्ष चुनाव कराने की है, इसलिए उसकी जवाबदेही ज्यादा बढ़ गई है और नेता चाहे बड़ा हो या छोटा सबकी चेकिंग हो रही है। लेकिन विक्टिम कार्ड निकालो, फेंक दो। जहां महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे की हेलीकॉप्टर चेकिंग को लेकर माहौल बनाने में जुटा है, वहीं आज अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी कर दी। सुनिए जलगांव की चुनावी रैली में अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर क्या कहा। मैं कोंकण भी गया, विदर्भ की भी गया, मैं मुंबई भी गया, सब जगह घूम कर आया हूं। मराठावाड़ा भी जाकर आया। ये चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है? देखो 40 गांव वालों, 23 तारीख को अघाड़ी का सुपड़ा साफ होने वाला है। महाराष्ट्र चुनाव में जातिगत जनगणना का नैरेटिव सेट करने में जुटी कांग्रेस पर भी आज अमित शाह ने बड़ा हमला किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। दावा किया कि कांग्रेस महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी में। अमित शाह को सुनिए, फिर अमित शाह के इस आरोप की वजह बताऊं। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा
मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। मुझे बताओ धुरे वालों, आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? राहुल बाबा, मैं आज दूरे से कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, आपकी चौथी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। अमित शाह ने कांग्रेस पर यह आरोप इसलिए लगाया क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की चिट्ठी वायरल हो रही, जिसमें महाविकास अघाड़ी से चुनाव में समर्थन के बदले मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण समेत कई मांगे की गई। और बात सिर्फ चिट्ठी पर खत्म नहीं हुई। आज तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नोमानी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए जोर लगा देंगे। सुनिए उनको। In the best interest of our country, better future, and most importantly, to safeguard the constitution of our country, we are hereby suggesting the list of candidates we shall be supporting in upcoming Vidhan Sabha elections 2024. संविधान बचाने के लिए महाविकास अघाड़ी को समर्थन देंगे, लेकिन अगर संविधान कहता हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तब थोड़ी दिक्कत हो जाती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इस सरगर्मी के बीच यह नहीं भूलना चाहिए कि यूपी में भी उपचुनाव है और वहां भी गजब का माहौल बना हुआ है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, तो महाराष्ट्र, झारखंड, कहीं कहीं सब जगह जाकर बीजेपी को जितवाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, जो अपनी घर की सीट करहल को लेकर फंस गए। अखिलेश को करहल की सीट की बहुत फिक्र हो रही। करहल में अखिलेश ने अपने भतीजे तेज प्रताप को टिकट दिया है और तेज प्रताप को जिताने के लिए पूरी मुलायम फैमिली करहल में उतरी हुई है। डिंपल यादव 7 दिनों से लगातार वहां प्रचार कर रही। धर्मेंद्र यादव ने 5 दिन में कई नुक्कड़ सभाएं की। शिवपाल यादव भी 3 अलग अलग सभाओं के लिए समर्थन मांग चुके हैं। आदित्य यादव भी तेज प्रताप यादव के लिए कैंपेनिंग में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव खुद करहल के कई गांवों में जाएंगे। मुलायम फैमिली को डर है कि कहीं यादव वोट बट ना जाए, क्योंकि बीजेपी ने अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है और वो भी मुलायम परिवार के रिश्तेदार हैं। वरना अपने ही गढ़ में इतनी ताकत लगानी पड़ रही है। बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए अखिलेश के दूसरे रिश्तेदार भी जुड़ गए, इसलिए अखिलेश यादव थोड़ा घबराए हुए हैं, यह बताया जा रहा है। इसकी झलक उनकी चुनावी रैलियों में भी नजर आ रही है। आप भी सुनिए एक बार। और अगर कोई घबरा रहा हो तो हमारे साथ हेलीकॉप्टर में चले, हम उसे ले जा रहे हैं। कोई घबरा तो नहीं रहा यहां पर, मंच वाले तो नहीं घबरा रहे हैं। मुझे लगता है कोई मंच पे घबराने वाला बैठा हुआ है। कोई घबराने वाला तो नहीं है। ये कोई इसलिए नहीं घबराएंगे, अगर घबरा गए तो टिकट नहीं मिलेगी इनको। अगर इन्होंने अधिकारियों से सांठ-गांठ की, मैं कह रहा हूं अभी किसी अधिकारियों से सांठ-गांठ मत करना, कोई दोस्ती नहीं है। ये कोई एक गड़बड़ तो नहीं कर दोगे? कोई है तो नहीं ऐसा जो मिला हुआ हो अधिकारियों से? बताइए, ये घबराहट नहीं तो और क्या है कि अखिलेश यादव को अपने ही रैली के मंच पर खड़े होकर पूछना पड़ रहा है कि कोई अधिकारियों से मिला हुआ तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दोगे। ऐसे में करहल की चुनावी लड़ाई में कौन बाजी मारेगा, इसे समझने के लिए करहल के वोटर्स को सुनिए। इस बार चुनाव बहुत अच्छा होगा। हमारे पाल बघेल धनगर समाज का वोट बलवीर सिंह धनगर जी के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो वो चुने गए प्रत्याशी, उनके पक्ष में वोट जाएगा। अखिलेश जी यहाँ से जीते थे, उन्होंने यहाँ का सीट छोड़ दी। जब कन्नौज जीत गए, दिल्ली जाने की तैयारी हुई तो उन्होंने छोड़ दी सीट। तो जब सीट छोड़ दी उन्होंने, तेजू के लिए छोड़ दी, क्या और कोई यहाँ था ही नहीं। यहाँ से पहले से प्रचार सपा का रहा है, सपा का ही रहेगा। और अंदरूनी तो मैं किसी का जानता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मुख से यही सुनते कि सपा सपा सपा। ये तो पार्टी की लड़ाई है ना। अब रिश्तेदार जैसे पहले सपा में थे, भाजपा में हो गए, अपना अपना वर्चस्व जमा रहे, बहुमत जमा रहे, भाई हमारा हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है।
यानी मामला टाइट है और जा किसी भी तरफ सकता है। पाठशाला में बगली क्लास, मोदी ट्रंप की जोड़ी का पहला रिजल्ट आया। ट्रूडो ने खुद खालिस्तानियों को ठोकना शुरू कर दिया क्या? ट्रंप का बड़ा ऐलान, मोदी मॉडल पर चलेगी अमेरिका की सरकार। ट्रंप ने ऐसी टीम बनाई, भारत की बम बम और पाकिस्तान चीन की कैसे टेंशन हाई है, अब इसका चैप्टर। बॉस, दुनिया में इस समय दो ही नेता हैं जिनकी चर्चा चली ही जा रही है। एक है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं पीएम मोदी। इन दोनों की जोड़ी का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर तगड़ा इंपैक्ट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कई देशों की सांसें अटकी हुई। ट्रंप अगर अमेरिका में खांसते भी हैं तो इन देशों की हालत खराब हो जाती है, पानी पीने लगते हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जिनकी डिप्लोमेसी का लोहा दुनिया मान रही है। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अच्छी दोस्ती है, दोनों की केमिस्ट्री गजब की है। ट्रंप की जीत के बाद बधाई देने वालों में पीएम मोदी सबसे पहले नेताओं में शामिल थे। ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती से भी कई देश हैरान और परेशान हुए जा रहे हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर सकती है, हमने आपको पाठशाला में बताया था और अब उसका रिजल्ट दिखने लगा है। इस ताकतवर जोड़ी का असर दिखना शुरू हो गया है बॉस। जो हमने पाठशाला में आपको बताया वो हो रहा है। ट्रंप की जीत और पीएम मोदी के साथ ट्रंप के गहरे संबंधों से वो देश परेशान है जो भारत से पंगा ले रहे थे। आप देखिए, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की हालत खराब होनी शुरू हो गई है और खालिस्तानी आतंकियों के मुद्दे पर ट्रूडो फंस गए। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है बॉस। सोचिए कैसे ट्रूडो जो है उसकी हालत खराब हो रही है कि वो अब खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार कर रहा है। ट्रूडो खुद मान रहा है कि कनाडा में कई खालिस्तानी हैं और अब मजबूरी में खालिस्तानियों पर एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान में भी पीएम मोदी और ट्रंप का डर दिखने लगा है। ट्रंप के नए एनएसए से पाकिस्तान कांप रहा है। इसी तरह बांग्लादेश में भी हलचल तेज हो गई है। मोहम्मद यूनुस के उल्टी गिनती शुरू होने का दावा है। शेख हसीना की वापसी की उम्मीदें बढ़ती चली जा रही हैं। इसके अलावा ट्रंप और पीएम मोदी की जोड़ी से चीन भी बेचैन है, क्योंकि चीन को लेकर ट्रंप का स्टैंड पहले से क्लियर है। ट्रंप चीन के आलोचक रहे हैं और एशिया में चीन को काउंटर करने के लिए ट्रंप के पास पीएम मोदी जैसा दोस्त भी है। यह हाल तब है जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली है। ट्रंप ने पाकिस्तान की फंडिंग रोक दी थी, पाकिस्तान पर आतंक को पनाह देने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान से झूठ और धोखा ही मिला है। इस बार भी ट्रंप ऐसे ही कदम उठा सकते हैं। ट्रंप की नई टीम से भी पाकिस्तान की हालत खराब है। ट्रंप ने जिसे एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है वो प्रो इंडिया माने जाते हैं। यानी पाकिस्तान को समझ में, मोहम्मद यूनुस को बाइडेन का आदमी माना जाता है। लेकिन अब अमेरिका में सत्ता बदल गई और इसी के साथ बांग्लादेश में भी सत्ता बदलने की अटकलें जोर पकड़ रही। ट्रंप की जीत के बाद शेख हसीना के बांग्लादेश वापस लौटने की बातें कही जा रही। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भी मोहम्मद यूनुस को फटकार लगाई। पीएम मोदी ने भी हिंदुओं पर हमलों की निंदा की। यानी पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी से बांग्लादेश में हड़कंप मचा। इसी बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ऐसी गलती कर दी जिसके बाद उनकी मुश्किल और बढ़ सकती है। ट्रंप अब पीएम मोदी के मॉडल को भी अपना रहे। पीएम मोदी पिछले 10 साल से सरकार चला रहे और पीएम मोदी का फंडा क्लियर है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी सरकार और ब्यूरोक्रेसी का साइज छोटा रखो, ज्यादा रिजल्ट दो। अब यही मॉडल ट्रंप भी फॉलो करने जा रहे हैं। यानी अमेरिका में जो नई ट्रंप सरकार बनेगी वो मोदी मॉडल पर एक तरह से फॉलो करते हुए चलेगी, उससे इंस्पायर होकर चलेगी। और इसके लिए ट्रंप ने एक अलग डिपार्टमेंट तक बना दिया है। ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE बना दिया है। एलन मस्क काफी पहले से DOGE बनाने की पैरवी कर रहे थे। मस्क ने DOGE नाम सुझाया था जो एक क्रिप्टो करेंसी का नाम है। ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को इसका हेड बनाया है। डॉज ब्यूरोक्रेसी को छोटा करेगा, फालतू खर्चों पर कटौती करेगा, बेकार के नियमों को हटाएगा, फेडरल एजेंसियों का पुनर्गठन करेगा, सरकारी फंडिंग पर रोक लगाएगा, डीप स्टेट पर नकेल कसेगा, लेफ्ट इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ाएगा। यानी मोटे तौर पर कुछ काम वही जो नरेंद्र मोदी सरकार करती। लेफ्ट इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना और डीप स्टेट पर नकेल कसना, यह अभी भारत में थोड़ा कम हो पाया है। यानी एक तरह से ट्रंप ने अमेरिकी सरकार और ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से ओवरहॉल करने का फैसला किया। वो अपनी पसंद के लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन से जुड़े लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और इस काम में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी ट्रंप की मदद करेंगे। एलन मस्क तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ जुड़ गए हैं। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने कुछ ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल किया है जिनसे भारत विरोधी देशों की नींद उड़ जाएगी। ट्रंप ने माइक वॉल्ट्स को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है, पीट हेग्सेट को रक्षा मंत्री,
मार्को रूबियो को विदेश मंत्री, स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री, जॉन रैटक्लिफ को CIA प्रमुख और क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी का मंत्री बनाया गया। यानी इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो भारत समर्थक माने जाते हैं। ट्रंप मोदी के दोस्त है ही। अब सोचिए पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और उस कनाडा में कैसी आग लगी हो। ट्रंप की टीम में जो लोग शामिल हैं उनमें से कुछ के बारे में आपको बताता हूं जो भारत के समर्थक माने जाते हैं। इनमें एक नाम NSA माइकल वॉल्ट्स का है, जो अमेरिका के वॉर वेटरन है। जैसे अपने यहां अजीत डोवल हैं, वहां पर वैसे माइकल वॉल्ट्स होंगे। यानी कई युद्ध में वो शामिल हो चुके हैं। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के प्रमुख हैं। भारत के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं। पिछले साल अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का भाषण था। पीएम मोदी के भाषण की व्यवस्था वॉल्ट्स के पास ही थी। भारत अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने की वकालत करते रहे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी भारत समर्थक माने जाते हैं। भारत से संबंध मजबूत करने के समर्थक रहे हैं। इंडो पैसिफिक में भारत को अहम सहयोगी मानते हैं। एशिया में भारत की बड़ी भूमिका की चर्चा करते हैं। पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ हैं। इजरायल को बिना शर्त समर्थन की बात कहते हैं। इसी तरह वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का रुख भारत को लेकर पॉजिटिव है। भारत अमेरिका व्यापार बढ़ाने पर जोर देते हैं। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ अमेरिका फर्स्ट पर यकीन करते हैं। भारत के प्रति नरम रुख वाले नेता हैं। यानी जो कोर टीम है डोनाल्ड ट्रंप की, वो पूरी तरह से भारत समर्थकों से भरी पड़ी। अब सोचिए आगे क्या ही होगा। लेकिन पाठशाला में आगे क्या है, इसको सोचने की जरूरत क्या है। हम अगला चैप्टर खोल देते हैं। भारत गजब बढ़ा रहा है हथियारों का जखीरा। मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? भारत का वो हथियार जिसका एक बटन दबाया समझो चीन पाक दोनों को निपटाया। अब उसका क्या? दुश्मन को लेकर पीएम मोदी की एकदम क्लियर सोच है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं बॉस। इसी सोच के चलते पीएम मोदी भारतीय सेना को एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार दिए जा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है आसपास का जो सिस्टम है, भारत बढ़ रहा है तेजी से, लोग कुछ ना कुछ तूफानी करने का प्रयास करेंगे। इस समय भारत अपने हथियारों की ताकत बढ़ाने के लिए दो तरह से काम कर रहा है। पहला तो अपनी स्वदेशी तकनीक से ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है जो एक बटन पर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकता है। और दूसरा तरीका, जिन देशों के पास एडवांस हथियार है उनसे कह रहे लाओ दो, तुम भी दो कुछ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब इजरायल की तरह अपना डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसमें दूर बैठे दुश्मन को एक बटन से तबाह किया जा सकता है। जिस तरह इजरायल ने एक क्लिक पर मिसाइल के हमलों से हमास और हिजबुल्लाह को निपटा दिया, अब वही तकनीक भारत भी लाने वाला है। युद्ध के मामले में पूरी दुनिया इस समय एयर डिफेंस सिस्टम पर शिफ्ट हो रही है, ताकि बिना सेना भेजे मिसाइल हमलों से दुश्मन का काम तमाम किया जा सके। इस बात का सबसे शानदार उदाहरण इजरायल है। लेकिन अब भारतीय सेना भी ठीक उसी तरह अपना एयर डिफेंस सिस्टम लाने जा रही है। इस मिशन का नाम है प्रोजेक्ट आकाश तीर। इसमें प्रोजेक्ट में सेना हवा में ही दुश्मन के हथियारों को निपटा देगा। सबसे खास बात यह है कि यह पूरा प्रोजेक्ट स्वदेशी तकनीक से भारत की ही कंपनी तैयार कर रही है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें 2025 तक इस प्रोजेक्ट की पहली डिलीवरी भारतीय सेना को मिल सकती है। आकाश तीर में क्या खास बात है, आप भी सुनेंगे तो लगेगा कि यार गजब, ये कुछ बढ़िया चीज आई। दरअसल प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत भारतीय सेना के लिए ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। इस सिस्टम में दुश्मन के हथियारों को हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा। मतलब उधर से मान लीजिए पाकिस्तान ने रॉकेट दागा तो उसको बीच में ही मार देंगे कि जाओ उधर ही जाओ, इधर मत आओ, हटो। इसके तहत देश भर में ऐसे सेंसर्स और रडार्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा जो दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल उसको देखते ही अलर्ट वार्निंग दे देंगे। इसके बाद जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और रॉकेट्स लॉन्च किए जाएंगे। साथ ही बैकअप के लिए एयरफोर्स के नजदीकी बेस को अलर्ट कर दिया जाएगा, ताकि मिसाइल या रॉकेट्स फेल होते हैं तो एयरफोर्स दुश्मन की धज्जियां उड़ा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए सेना का एक सैटेलाइट सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत इंडियन आर्मी और एयरफोर्स एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाएगी जो देश की सभी आकाश तीर यूनिट्स को कनेक्ट कर देगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी लगातार नरेंद्र मोदी भारत की सेना को मजबूत किए जा रहे हैं। वो सेना जिसने ऐसी सरकारें भी देखी हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी रहती थी, हथियारों की कमी रहती थी, पुराने हथियार लेके चलना पड़ता था। आज सेना की ताकत ऐसी बढ़ चुकी है कि चीन भी सोचता है बॉस कि क्या करें, काम करते पीछे ही चलते ठीक रहेगा। ये पुराना भारत नहीं है। भारत अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रूस से एक और हथियार लाने की भी तैयारी कर रहा है।
मतलब नरेंद्र मोदी की लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है ना, ये भी ले लो, ये भी रखो, सब तरफ से पूरा फुल टाइट रहो। इस हथियार का नाम है TU-160M कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह दुनिया का सबसे ताकतवर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो हमला करने से लेकर कम समय में हथियारों की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। यह एयरक्राफ्ट इतना शक्तिशाली है बॉस कि एक उड़ान में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। एक बार उड़ा तो पूरा घूम के ही नीचे आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी से पहले देश की कई सरकारें इसे खरीदने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन बात नहीं बनी। इस बार माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस बाहुबली फाइटर जेट को भारत मंगवा सकते हैं। यही वजह है कि रूस ने इसे भारत को खरीदने का ऑफर दिया है। यानी इस बार ऑफर ही है तो फिर आने से कौन ही रोकेगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से पाठशाला में स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर जालसाजी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों खुद को सीएम योगी का सचिव और संयुक्त सचिव बताकर जालसाजी और धोखाधड़ी करते थे। दोनों आरोपियों के पास से एसटीएफ को एक कार और कई दस्तावेज मिले हैं। दोनों आरोपी लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे पैसे हटते थे। अब दोनों जो है वो पकड़े गए हैं, तो ये गिरोह भी पकड़ में आ गया है।